हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें टॉपिक पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन मेथड्स और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर विद ए लिटिल 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। जब सल्फर को एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और इस प्रोसेस में लिटिल अमाउंट में यानी 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का फॉर्मेशन भी होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने क्या किया, सल्फर को बर्न किया एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे हमारा SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। और इस प्रोसेस में स्मॉल अमाउंट में 6 to 8% अमाउंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होता है। अब है इसका सेकेंड मेथड। इन द लेबोरेटरी इट इज रेडली जनरेटेड बाय ट्रीटिंग ए सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लेबोरेटरी में SO2 बनाने के लिए क्या किया जाता है, सल्फाइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे SO2 गैस इसमें रिलीज होती है। तो हमने क्या किया, SO3 2 नेगेटिव, ये कहलाता है सल्फाइड आयन। हमने सल्फाइड को ट्रीट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फाइड हम कहाँ से ले सकते हैं, सल्फाइड हम ले सकते हैं सल्फ्यूरस एसिड से, यानी H2SO3। यहाँ से हमें मिल जाएगा सल्फाइड का आयन और सल्फ्यूरिक एसिड से हमें मिल जाएंगे H पॉजिटिव आयन। इनको हमने ट्रीट किया तो यहाँ पर हमारा बना SO2 गैस और वाटर यहाँ पर बनेगा। तो सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर भी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर भी SO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्रियली इट इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड ओर्स। अगर हम इंडस्ट्रियली बात करें तो जो SO2 गैस होती है वो सल्फाइड ओर्स की जब रोस्टिंग की जाती है उस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब रोस्टिंग क्या है, तो रोस्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को हाई टेम्परेचर पर और एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। और जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है इसमें जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में रिलीज हो जाती है। तो यहां पर हमने लिया FeS2। FeS2 होता है आयरन डाइसल्फाइड, जिसको हम पाइराइट के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर जो ये FeS2 है ये सल्फर की ओर है, यहां पर जो FeS2 है ये सल्फाइड की ओर है। और इसमें आपको याद रखना है जो ये आयरन डाइसल्फाइड होता है यानी पाइराइट, इसको हम फूल्स गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम कभी कभी पूछा जाता है। FeS2 को हम फूल्स गोल्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है और ये बिल्कुल गोल्ड की तरह दिखाई देता है। तो FeS2 जो सल्फाइड की ओर है इसको हमने रोस्टिंग प्रोसेस किया इसका हमने, यानी हमने क्या किया, इसको हीट किया हाई टेम्परेचर पर और एयर की प्रेजेंस में। तो सल्फाइड ओर को हमने हाई टेम्परेचर पर और 11O2 यानी ऑक्सीजन या फिर एयर की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, जिससे क्या होता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे 2Fe2O3, यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बनेगा और इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। द गैस आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर्स। यहाँ पर जो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई इसको हम लिक्विफाइड करने के बाद, इसको हम ड्राई करने के बाद इसको लिक्विफाइड किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके, और लिक्विफाई करके इसको स्टील सिलेंडर्स में स्टोर कर लिया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड था। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल एंड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो एक कलरलेस गैस होती है और इसकी स्मेल पंजेंट होती है। पंजेंट कहते हैं तीखी या फिर शार्प स्मेल को। और यहाँ पर हमें याद रखना है जो SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो वाटर में हाईली सोल्यूबल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि SO2 भी पोलर नेचर की और वाटर भी पोलर नेचर का होता है। It liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere and boils at 263 Kelvin। तो जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है इसको रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई किया जा सकता है प्रेशर अप्लाई करके। कितने प्रेशर पर ये लिक्विफाई हो जाती है, 2 atm यानी 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 263 केल्विन होता है। अब इसकी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू वाटर फॉर्म्स ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर से पास किया जाता है तो वो सल्फ्यूरस एसिड का एक सॉल्यूशन बना लेता है। आपको पता है
सल्फर होता है नॉन मेटल, सल्फर हमारा नॉन मेटल होता है। और सल्फर नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। यानी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड होंगे। और आपको पता है जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर एसिड बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, SO2 एसिडिक ऑक्साइड है, वो वाटर के साथ मिलकर एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो SO2 H2O के साथ मिलकर एसिड बनाएगा H2SO3, यह कहलाता है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं SO2 की। जो SO2 होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SO2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, SO2 अपने आप को तो ऑक्सीडाइज कर लेगा और दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन कर लेगा। यानी किसी भी रिएक्शन में जो SO2 क्या करेगा, अपने आप का तो ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन करेगा, इसलिए कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और SO2 का जो ऑक्सीडेशन होता है, SO2 कन्वर्ट हो जाता है SO3 में या फिर SO4 2 नेगेटिव में, ये आपको याद रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। कैसे निकालेंगे, सल्फर को X मान लिया और यहां पर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, -2 और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, -2 × 2 = 0। x -4 = 0, 2 × -2 -4, x = इधर जाकर +4, यानी सल्फर के ऊपर यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर SO3 में सल्फर के ऊपर होगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और SO4 में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SO2 से SO3 या SO4 2 नेगेटिव बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, SO2 अपने आप का तो ऑक्सीडेशन करता है और दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन करता है किसी भी रिएक्शन में। तो इसका मतलब ये क्या है, SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी अगली केमिकल रिएक्शन है, इट रिएक्ट्स रेडिली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड which then react with more sulfur dioxide to form sodium hydrogen sulfide। जो SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ तेजी से रिएक्ट करता है और सोडियम सल्फाइड बनाता है, सोल्ट बनाता है। जो ये सोडियम सल्फाइड होता है ये और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस, इसकी रिएक्शन हमने कराई सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो बेस प्लस एसिड क्या मिलकर बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर सोल्ट बनेगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड और यहां पर वाटर बाहर निकलेगा। तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो यहां पर आप देखिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं और यहां पर हमें 1 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन है हमारे पास 2 और 2 4। इसमें से हमें निकालना है वाटर, क्योंकि बेस प्लस एसिड सोल्ट प्लस वाटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन यूज कर लेंगे वाटर बनाने के लिए, 1 ऑक्सीजन यूज कर लेंगे। ऑक्सीजन हमने यूज किया 1, बचे 3। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे दोनों के दोनों यूज हो गए। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 सोडियम बचे, 2 सोडियम बचे, 1 सल्फर बचा और 3 ऑक्सीजन बचे। इन तीनों को मिलाकर बना देंगे Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। इस तरीके से इसमें हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब ये जो सोडियम सल्फाइड बना, सोल्ट बना, इसको हम और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, जिससे हमारा बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। In its reaction with water and alkalis, the behavior of sulfur dioxide is very similar to that of carbon dioxide। तो हम देख रहे हैं जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर या फिर एल्कलाई के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो बिहेवियर है, जो इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बनाता है। बिल्कुल ये रिएक्शन सिमिलर है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एल्कलाई के साथ जो रिएक्शन दिखाता है, जो शो करता है रिएक्शन, वही सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन शो करता है, क्योंकि दोनों ही एसिडिक नेचर के होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट
टू गिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो चारकोल की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाता है, यानी SO2Cl2। इसको सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहते हैं। और इस रिएक्शन में जो चारकोल होता है वो कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करता है। It is oxidized to sulfur trioxide by oxygen in the presence of vanadium fifth oxide catalyst। साथ ही साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो वैनेडियम फिफ्थ ऑक्साइड यानी वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन के द्वारा SO2 को सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई चारकोल की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिससे हमारा बनेगा, बस ये होती है एडिशन रिएक्शन। ये दोनों कैसी हैं? एडिशन रिएक्शन। इसमें SO2Cl2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना। दूसरा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया वैनेडियम फिफ्थ ऑक्साइड की प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। यहाँ पर भी दोनों ऐड हो जाएंगे और SO3 बना लेंगे। SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये दोनों आपको एडिशन रिएक्शन याद रखनी है। अगली रिएक्शन है व्हेन मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल it convert iron third ions to iron second ions and dechlorises acidified potassium permanganate 7 solution. The latter reaction is a convenient test for the gas. अब हम ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो आयरन थर्ड आयन को यानी Fe3 पॉजिटिव जिनको हम फेरिक आयन भी कहते हैं, ये आयरन थर्ड आयन यानी फेरिक आयन को फेरस आयन यानी आयरन सेकंड आयंस में कन्वर्ट कर देता है या फिर कहें रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ SO2 एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को डिक्लोराइज कर देता है। जो ये डिक्लोराइजेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, यानी इस रिएक्शन में जो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट डिक्लोराइज हो रहा है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम SO2 गैस को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये वाली रिएक्शन ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए, यहाँ पर आप देखिए Fe3 पॉजिटिव ये है आयरन थर्ड आयन यानी फेरिक आयन, इसको हमने ट्रीट किया SO2 के साथ वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो SO2 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव हो रहा है, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe3 पॉजिटिव, इस पर इलेक्ट्रॉन की 3 पॉजिटिव की यानी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर चार्ज आ गया Fe2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या होता है, रिडक्शन कहलाता है। या फिर कहें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव थी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो रिडक्शन होता है। और यहाँ से SO2 से SO4 2 नेगेटिव पर जाने पर ऑक्सीडेशन होगा। कैसे, इसके ऊपर चार्ज है +4 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की यहाँ पर +4 है, SO4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 है। कैसे निकालते हैं, निकाल कर दिखा देता हूँ मैं आपको। SO4 2 नेगेटिव, सल्फर को मान लिया X प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर होती है वैसे -2, तो 4 × -2 -8 इज इक्वल टू पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो -2, X -6 X -8 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2, इधर जाकर ये 8 प्लस के हो जाएगा, तो +8 में से -2 गए +6, तो सल्फर के ऊपर कैसे आई, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये तो अपना सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन करके SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड Fe3 पॉजिटिव का रिडक्शन कर रहा है। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें जो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, KMnO4 से क्या मिला, MnO4 नेगेटिव आयन मिल गए। ये नेगेटिव आयन हमारे पास कहाँ से आए, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट से। तो इसको हमने ट्रीट किया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पर भी वही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये अपना क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और इसका कर देगा रिडक्शन। यहाँ पर +4 था, इसके ऊपर +6 ऑक्सीडेशन हुआ, MnO4 नेगेटिव में
Mn के ऊपर प्लस के 7 था और यहाँ पर इसके ऊपर प्लस के 2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो क्या होता है, रिडक्शन। ये SO2 अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है और MnO4 का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और यहाँ पर ये एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का रिडक्शन करता है और उसको डिक्लोराइज कर देता है। तो ये जो रिएक्शन है ये इस गैस को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर SO2 गैस है तो वो क्या कर देगी, MnO4 को डिक्लोराइज कर देगी। अगर SO2 गैस नहीं है तो वो इसको डिक्लोराइज नहीं कर पाएगी। तो डिक्लोराइजेशन अगर हो रहा है तो पता लग जाता है यहाँ पर गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये MnO4 में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली, प्लस के 6, वो भी निकाल कर मैं दिखा देता हूँ। MnO4 नेगेटिव, ये 2 लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हमने X मान लिया, X 4 इंटू ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 4 इंटू -2 माइनस के 8 इज इक्वल टू पूरे के ऊपर माइनस के 1 चार्ज है। X इज इक्वल टू -1, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस के 8 प्लस के 7 और इसके ऊपर तो है यहाँ पर प्लस के 2 चार्ज। तो इस रिएक्शन में SO2 से SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 4H पॉजिटिव आयन दोनों रिएक्शन में निकलेंगे। अब बात करते हैं SO2 की स्ट्रक्चर की। द मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज एंगुलर। जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है वो एंगुलर शेप का होता है, एंगुलर या फिर बेंट शेप, इसको हम बेंट शेप भी कहते हैं। इट इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। जो ये SO2 की स्ट्रक्चर है ये 2 फॉर्म्स की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन स्ट्रक्चर बनेगी। ये दोनों स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, इसमें सल्फर के एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी इसको हम कर लेते हैं 2, 8 और 6, 2, 8, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 हैं। ऑक्सीजन के पास भी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6, इसका एटॉमिक नंबर 16, तो इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके मैं बना देता हूँ, 1, 2 और यहाँ पर 3, 4 और इधर 5 और 6, इसका मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब होगा क्या, एक दूसरे के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए डबल बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन गायब, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए डबल बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन गायब। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्टेट पूरा इस ऑक्सीजन का, सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये, सल्फर का ऑक्टेट पूरा। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कैसे होगा। अब अगर ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर इस वाले सल्फर और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। वो कैसे, क्योंकि सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दे दिए, 2 और बचे हुए हैं, सल्फर के पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में नहीं बना सकते, डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, ये वाला सल्फर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। यानी यहाँ पर क्या करेगा, जो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, सल्फर ने दिए। यानी यहाँ पर कैसा बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जिससे सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, इस सल्फर के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, ये है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी इसके जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर ने दिए हैं, सल्फर ने डोनेट किए हैं। इस तरीके से इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन सकती है। रेजोनेंस करने के लिए क्या करना है, बस डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के, सल्फर इस वाले ऑक्सीजन के बीच में बना देना है, यहाँ पर ये कर देना है। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे यहाँ पर, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से बस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है, ये बन जाएगी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस सल्फर के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं लोन पेयर के रूप में मौजूद, और यहाँ पर इसके ये तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ही, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके पास थे ये 6 इलेक्ट्रॉन।
तो इनके बीच में जो ये एंगल होता है ये आपको याद रखना है 119 डिग्री होता है। और जो ये शेप होती है ये बेंट शेप या फिर कहें एंगुलर शेप की होती है। बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है। इसकी बात कर ली। बात करते हैं अब हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना सल्फर के पास, लोन पेयर एक। सल्फर ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, डबल बॉन्ड को एक ही हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। एक वाला एक ये डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड यहाँ पर दो हैं, एक डबल एक सिंगल, दो बॉन्ड है तो दो। तो दो और एक तीन, तीन का मतलब sp, एक s दो p यानी sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर की जगह पर हम ये भी देख सकते हैं सल्फर से कितने एटम जुड़े हुए हैं। सल्फर से कितने एटम जुड़े हुए हैं, एक एटम, दो एटम। तो यहाँ पर ये दो एटम जुड़े हुए हैं, ये भी हम देख सकते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज है, बेंट या फिर एंगुलर शेप है, 119 डिग्री का एंगल है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसके हमने पूरे पढ़ ली। तो इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी जो SO2 की यहाँ पर वो भी पूछ लिया जाता है लेविस स्टोक्स स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर इसकी इस तरीके से होती है, इस तरीके से आपको याद रखना। यहाँ पर एक ये लोन पेयर होता है, ये लेविस स्ट्रक्चर, और ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इनके यूज़ की। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क एंड एज एन एंटीक्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। सल्फर डाइऑक्साइड पेट्रोलियम और शुगर को रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उनकी रिफाइनिंग में वूल और सिल्क को ब्लीच करने के लिए यानी उनको वाइट अपीयरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है, और एंटीक्लोर के रूप में यूज़ किया जाता है। एंटीक्लोर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग होती है, उसमें अगर एक्सेस क्लोरीन हो जाए तो उस एक्सेस क्लोरीन को वो डिकम्पोज करता है। हम क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग यूज़ करेंगे। क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग में अगर क्लोरीन एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो एंटी क्लोर का सब्सटेंस का यूज़ करके हम उस एक्सेस क्लोरीन को डिकम्पोज कर देते हैं। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड उसी क्लोरीन को, एक्सेस क्लोरीन को डिकम्पोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड इंडस्ट्रियल केमिकल आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये सब भी सल्फर डाइऑक्साइड से ही बनाए जाते हैं। लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट टू डिजोल्व ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को डिजोल्व करने के लिए सॉल्वेंट के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है।